नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक विषय विज्ञान के बारे में, विज्ञान का पहला चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ की बात करें, प्राचीन समय से ही मानव इसके बारे में जानने में बहुत उत्सुक था। पहले माना जाता था कि जो पदार्थों का निर्माण हुआ है पंच तत्व से मिलकर बना है। पंच तत्व की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि जल, पृथ्वी, वायु और इसके बाद अग्नि, इन सब चीज़ों से मिलकर माना जाता है। जो आधुनिक समय में वैज्ञानिक पदार्थों के बारे में इसके दो पार्ट डिवाइड किए हैं। हम इस चैप्टर में भौतिक जो है गुण के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे, रासायनिक जो है उसके गुण जो है। भौतिक गुण के बात करेंगे तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। इसको हम जो है एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि जल में जब चीनी और या नमक घोला जाता है तो पूरी तरह से घुल जाता है। तो घुलने के बाद वो जो उसके कण होते हैं जाते कहाँ हैं? सीधी सी बात है कि जो जल होता है उसके जो उनमें जल के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो उन कणों के बीच में नमक या चीनी के जो कण होते हैं उसके बीच में जो है पहुंच जाते हैं, और आपस में ये नहीं पता चलता कि हाँ उसके कण अलग हैं, उसके कण अलग है, दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। और तो पूरी तरह से मिलने पर यह हमें पता चल जाता है कि जो पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना है। कणों जो जहाँ जिस जगह पे खाली स्थान पाते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, वो पूरी तरह मिल जाता है। आगे बात करते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण की छोटे की बात करेंगे तो पदार्थ जो है एक जो है 100 ग्राम पानी ले लीजिए और इसके बाद उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 टुकड़ा डाल लीजिए। डालने के बाद अब इस एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी बुक में दी गई है, वही एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको समझा रहे हैं। क्या पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, मतलब कितने छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ के, ये इस बारे में बात कर रहे हैं। पार्टिकल जो भी होते हैं, तो कण जो होते हैं क्या होता है, 100 ग्राम अगर हम ले लिए, इसको हम यहाँ जैसे 100 ग्राम इसमें जो है जल ले लिए, इससे फिर 10 ग्राम ले लीजिए। इस 10 ग्राम को मतलब कि 100 ग्राम जल ले लीजिए, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट 2-3 टुकड़ा डाल लीजिए। फिर उस मिलाने के बाद उसमें से देखेंगे उसका कलर बदल गया है पानी का। अब उसको क्या करेंगे, 10 ग्राम जो है उसमें से निकाल लीजिए जो अभी कलरफुल हुआ, उस 10 ग्राम को फिर 100 ग्राम पानी में डालिए, और फिर इस मिलाने के बाद फिर जो पानी मिला उसमें फिर 10 ग्राम निकल, फिर उसको शुद्ध पानी यानी कि 100 ग्राम में डालते रहिए। तो ऐसे प्रक्रिया 5-6 बार करेंगे तो आपको क्या देखेंगे कि जो कलर है वो धीरे धीरे उसका बदल रहा है। और इसे हम क्या जानेंगे कि कलर तो सब में आ रहा है लेकिन धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो हम डालते तो 100 ग्राम है, लेकिन हर बार जो है 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम ही डालते हैं, लेकिन वो उसका पूरे का कलर बदल जाता है। इसका मतलब है कि पदार्थ के इतने महीन कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जिनका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आते हैं बात पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पदार्थ के कणों के बीच की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, जैसे कि अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं। पदार्थ की ऐसी चीज जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि पूरी तरह से मिल जाते हैं पदार्थ जो है, जो उनके जल के बीच में कण होते हैं उनके बीच खाली जगह पाते हैं वहीं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे उसके कैसे अभिलक्षणिक गुण क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप जो है अगर 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें चीनी मिलाइए, और इसके बाद देखेंगे कि चीनी मिलाने पर देखेंगे कि उसमें जो पानी है उसके बाद भी चीनी मिलाने पर उसको जो है पूरी तरह से मिला देंगे तो उसका जो है पता चलेगा बाद में कि उसका जो है शेप साइज वो जो है जो जितने स्तर पर पानी था उतने ही स्तर पर बना रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीनी होती है वो घुलने के बाद, चीनी है या नमक है, इनको घुलने के बाद उसमें जो जल के बीच में जगह होती है, कणों के बीच में जगह होती है, उनके बीच में इसके चीनी के कण पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे कणों जो है पूरी तरह से पूरे जल में उसी तरह भर जाते हैं, और ये नहीं पता चल पाता कि उसका जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ पाता है। यही इसका पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण कहे जाएंगे। इंग्लिश में इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बोला जाएगा। पदार्थ के कण के गतिशील होते हैं, इसके बारे में बात करें। पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसका हम एक एक्टिविटी के माध्यम से इसमें भी समझेंगे। बुक में आपको 3 एक्टिविटी दी है, उसी के माध्यम से हम यहाँ समझा रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि
आप एक कमरे में अगरबत्ती जला दीजिए, अगरबत्ती जलाने पर देखेंगे कि वो पूरे जो है अगरबत्ती पूरे कमरे को सुगंधित कर दे रही। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं वो पूरी तरह से क्या है, गतिशील होते हैं। यहाँ हम इसलिए ये इस माध्यम से इससे समझेंगे अगरबत्ती के कि अगर पदार्थ के कण गतिशील ना होते तो जिस जगह हम जला रहे हैं उससे दूसरे जगह कैसे उसकी सुगंध पहुंचती। और बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी है, उसमें क्या है, 2 बीकर ले लीजिए आप, एक बीकर में स्याही डाल दीजिए, दूसरे बीकर में शहद डाल दीजिए। देखेंगे कि जो दोनों बीकर में कुछ समय बाद क्या होता है, उनमें पूरी तरह मिल जाते हैं कुछ घंटों बाद। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर पदार्थ जो है गतिशील ना होते तो पूरे में कैसे फैल जाते हैं। इंक डाल दिए, जितने में डाल दिए उतने में रहने चाहिए, इंक का पूरे पानी का कलर कैसे बदल जाता है। ये भी एक तीसरा जो है इसमें उदाहरण लिया गया है कॉपर सल्फेट का, कि एक गिलास पानी ले लीजिए और एक गिलास में गर्म पानी ले लीजिए, दूसरे में ठंडा पानी ले लीजिए। और गर्म पानी जिसमें लेंगे क्या होगा कि जब आप कॉपर सल्फेट डालेंगे तो उसमें जो गतिशीलता है, जो पार्टिकल को मूविंग है, उसमें एक और चीज़ पता चल जाती है कि टेम्परेचर के आधार पर मतलब जो गतिशीलता थी वो बढ़ जाती है। इस मतलब कि तापमान में जो गर्म जल था उसमें जो है देखने को आपको मिल जाएगा कि उसमें जो है इफेक्ट है, उसका जो कलर चेंजेज है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम, तापमान बढ़ने के कणों की गतिशीलता गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। कैसे? मतलब कि अगर तापमान बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है इसको भी हम समझते हैं। मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ले लीजिए। क्रिस्टल को क्या करिए, ये जो है पानी में डाल दीजिए। कैसे? तापमान मतलब कि गर्म पानी में और ठंडे पानी में। देखेंगे जो गर्म पानी है उसमें जो कण है बिना हिलाए उसमें डाल दीजिए, देखेंगे जो गर्म रहेगा उसमें जो है उसके जो क्रिस्टल हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव कलर जल्दी चेंज होकर करेंगे और ज़्यादा उसका प्रभाव दिखेगा। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो है तापमान जो है बढ़ने से जो भी कणों की जो है गतिशीलता होती है वो बढ़ जाती है, मतलब किनेटिक एनर्जी हो जाती है वो बढ़ जाती है, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है तापमान की वजह से। आगे आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कैसे होती हैं। अच्छा, एक टॉपिक छूट रहा है यहाँ पे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने की बात करें कैसे, पदार्थ के कण जो होते हैं आकर्षित करने के यहाँ एक एक्टिविटी में इसको भी माध्यम से समझाया गया है बुक में, उसी अनुसार हम भी आपको समझा रहे हैं कि मानव श्रृंखला बनाने की बात कही गई है बुक में। इसमें इस चैप्टर में बुक कैसे जो है मानव श्रृंखला बनाते हैं। एक ऐसे होता है कि हम कंधे से भी पकड़ लेते हैं और हाथ भी पकड़ लें। हाथ पकड़ने से और कंधे पकड़ने के बाद अगर वो करते हैं कि एक तरफ हाथ से पकड़ ले रहे हैं, कंधा भी पकड़ ले रहे हैं, और फिर दूसरा एक प्रकार है कि सिर्फ हाथ पकड़ लें, और तीसरे प्रकार में एक ये है सिर्फ उंगली से पकड़ लें। एक दूसरे को पकड़ के मतलब क्या बनाना है, श्रृंखला बनाना है। पहले में कंधे में हाथ रख लेते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं, दूसरे में सिर्फ हाथ पकड़ लेते हैं, तीसरे में सिर्फ उंगली पकड़ते हैं। इन तीनों टाइप में देखेंगे कि सबसे मजबूत चैन किसका होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो कंधा पकड़ा होगा और हाथ पकड़ा होगा उसके उस चैन का ज़्यादा जो है मजबूत जो है चैन माना जाएगा। इसी चीज़ को हम दूसरे एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। चाक है, लोहा है और रबड़ है, इन तीनों में आप हथौड़े से मारिए। मारने के बाद देखेंगे क्या, जो लोहा है उसमें उसका कोई ज़्यादा प्रभाव दिखेगा नहीं दिखेगा, स्वाभाविक बात है। चाक में मार देंगे, चाक पूरी तरह से टूट जाएगी, बिखर जाएगा उसके कण, और रबड़ में मारेंगे वो थोड़ा सा दब जाएगा, उसका शेप चेंज होगा, फिर थोड़ी देर बाद हटाने के बाद फिर से वही आ जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि पदार्थों में क्या होता है, पदार्थ की जो उसमें जो पकड़ होती है एक दूसरे में, जो कणों में, वो सब अलग अलग होती है। रबड़ की अलग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लोहे की बात करेंगे वो पूरी तरह से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, कहने का मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं। आगे बात करेंगे जो चाक होते हैं उसके पार्टिकल्स उतने स्ट्रांगली जो है एक दूसरे को पकड़े नहीं रहते हैं मजबूती से, जिसके मारने के बाद वो टूट जाते हैं। ये इससे क्या पता चलता है, जो आकर्षण बल होता है वो सब में सभी पदार्थों में अलग अलग होता है। आगे आते हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करेंगे, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तीनों में अगर समझेंगे तो जो यहाँ पर सबसे पहले हम ठोस की बात कर लेते हैं। ठोस में जैसे किताब है, रुई है, लोहा है, ईंट है, और इस तरह के अदर मटेरियल ले लीजिए। उनको दबाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। उनमें क्या होता है,
जो उनमें पार्टिकल होते हैं, जो उनके कण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बहुत पूरी तरह से मजबूती से एक दूसरे को बांधे रहते हैं। बांधने से क्या होता है, आप दबाएंगे उनको, कुछ भी उनका शेप चेंज करना चाहेंगे, उसमें जो है एनर्जी लगेगी, यानी फोर्स लगेगा, तब वो होगा, जल्दी उनमें कुछ चेंजेस आएगा नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या होती, दबाने से, पुश करने से कुछ नहीं होता। तो जैसे इनके जो पार्टिकल होते हैं, बहुत, जो भी इनके कण होते हैं, बहुत एक दूसरे को, पहली बात तो बहुत बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, एक दूसरे को बांधे रहते हैं। और क्या होता है कि इनमें जो है ना तो इनका सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, निश्चित होता है, मतलब कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यहाँ हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं। अब आते हैं लिक्विड में। यहाँ ये भी समझ लीजिए, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो जल्दी मूव नहीं करते हैं, वो जो एक दूसरे को उनमें जो बांधे रहते हैं, उनकी जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड में जो इनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और जो है लिक्विड बताएं, अब आपको बताने जा रहे हैं गैस के बारे में। लिक्विड में एक और चीज़ होती है, जैसे सॉलिड में देखें कि क्या होता है, वॉल्यूम, मतलब कि उसका आयतन और उसका आकार, शेप क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, जैसे पानी है, तेल है, ये सब चीज़ द्रव में आता है। द्रव में, लिक्विड में क्या होगा, ये सब चीज़ें, इनका जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। आप जिस बर्तन में डालेंगे, बोतल में भरेंगे, बोतल में भर जाएगा, किसी गिलास में भरेंगे, पानी गिलास में भर जाएगा, मतलब जिस शेप में जैसा आपका जो है बर्तन होगा उस शेप में वो द्रव भर जाएंगे, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। और इसमें बात है, इनके जो कण होते हैं उतना मजबूती से नहीं जो है बंधे रहते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, जैसे कि हम सॉलिड में देखें। बात करेंगे गैस में। गैस में क्या होता है कि इनके जो है कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, न इनका कोई शेप निश्चित होता है, न इनका कोई शेप मीन्स आकार, और इनका आयतन मतलब कि वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में भर जाएंगे। और इनका वॉल्यूम की बात करते हैं, जितना बड़ा बर्तन होगा, चाहे जितना बड़ा बर्तन हो उसमें डालेंगे वो उतने पूरे बर्तन में गैस फैल जाएगी। ये चीज़ें होती हैं, मतलब कि ना तो उसका कोई आयतन, जैसे हम 1 लीटर गैस डाल रहे हैं, 10 लीटर का सिलेंडर है तो पूरे 10 लीटर के सिलेंडर में फैल जाएगी। और 10 लीटर का जो है अगर कोई चीज़ है तो उसको अगर उसको कंप्रेस करेंगे, दबा के भरेंगे, तो छोटे से भी बर्तन में दबा के भरी जा सकती है, मतलब कि कंप्रेस करके। इसी चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे कि गैस का कैसे प्रभाव होता है। इसको एक एक्टिविटी दी गई है सिरिंज के माध्यम से। सिरिंज ले लीजिए आप, जो है जो लगाई जाती है वो जो है इंजेक्शन वगैरह, तो सिरिंज लेकर आप खाली खींचिए, फिर उसके बाद उसको वो करिए, देखेंगे कि बिना कुछ भरे या ऐसे ही डायरेक्टली वो कर दिए। अगर उसका हम आगे का मुंह जिधर से निडल लगती है, उसकी सुई लगती है, और सुई की तरफ से अगर हम दबा देते हैं तो क्या होता है, अब दबाते हैं, पीछे खींचने के पहले खींच लेते हैं और फिर दबाते हैं, क्या होता है, ताकत लगाते हैं, नहीं दबता है। कारण क्या है, जो उसमें एयर भरी है वो क्या है, उसी गैस का ही प्रभाव है, एयर का प्रभाव है। देखेंगे इसी तरह गैस का प्रभाव एयर में जो पार्टिकल कैसे मूव करते हैं। अवस्था की बात करेंगे, पके हुए भोजन का अगर कहीं बन रहा होता है तो बहुत तेज फास्टली मूव करता है। देखेंगे गर्म भोजन यानी पकता हुआ भोजन रहता है, बहुत तेज उसकी महक दूर दूर जाती है। वो क्या होता है, उसके पार्टिकल चारों तरफ कहने का मतलब मूव करते रहते हैं। लेकिन गैस को ले लीजिए, सॉलिड के लिए चीज़ें ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पदार्थ अपनी अवस्था को कैसे बदल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो जैसे ठोस है बर्फ, द्रव के रूप में लेंगे जल, और गैस के रूप में उसका जलवाष्प, कैसे ये अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। पानी है, उसको ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद वो किस में बदल जाएगा, गैस में। फिर गैस को ठंडा करिए, पानी है उसको जो है अगर गर्म करेंगे तो जलवाष्प बदलेगा, वो गैस में हो जाएगा। जलवाष्प जो है, जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो किस में होगा, ठोस में बदल जाएगा और बर्फ के रूप में आ जाएगा। फिर पुनः आप देखिए, फिर गैस बर्फ को गर्म करिए, किस में बदल जाएगा, द्रव में, मतलब कि पानी में। और फिर उसी जल को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, जलवाष्प में, गैस में।
तो ये प्रक्रिया चलती रहती, मतलब कि ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये सब चयन चलता रहता है। इसी के रूप में आप इसको देख लीजिए, ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने पे द्रव में पहुंच जाएगा, द्रव को फिर गर्म करेंगे, फिर गैस में बदल जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे, द्रव में आ जाएगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे, फिर ठोस में आ जाएगा। तो ये क्या है, अपनी अवस्थाएं एक ही चीज है, जल ही है, वो कभी गैस हो जलवाष्प बन जा रहा है, कभी जो है बर्फ बन जा रहा है। तो क्या है, अपनी अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल सकता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव बात करेंगे, तापमान का कैसे प्रभाव है। जैसे बर्फ है तो उसका गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन है, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर ये होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में आएंगे, बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ऊपर जाते हैं वो क्या हो जाता है, पिघलने लगते हैं और धीरे धीरे वो पानी बन जाता है। और पानी अगर इसी तरह बात करेंगे, पानी को हीट देने लगिए, बहुत ज़्यादा हीट देंगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, क्या होगा, उसको उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और यही क्या है, क्वथनांक है जल के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 इक्वल टू, मतलब कि 373 केल्विन, यही वो है। या तो इसको डिग्री सेल्सियस बोलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बोलेंगे 373। आगे बात करते हैं हम दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव कैसे, मान लीजिए कि गैस है, कैसे दाब का यहाँ प्रभाव बताने जा रहे हैं कि दाब का कितना प्रभाव होता पड़ता है। गैस है, किसी भी, ये यहाँ पे जैसा फिगर ये बना है बुक में, इससे अच्छा फिगर मिल जाएगा आपको। ऊपर से ये क्या है, पिस्टन है, पिस्टन से उसको पहले देख रहे हैं दूर दूर है, लेकिन जब बहुत दबा देंगे उसको, पिस्टन से नीचे दबाएंगे, ये पिस्टन है जो दबा देंगे तो उसके क्या हो जा रहा है, इतने में छोटे से उसमें आ जा रहा है जो गैस है। मतलब कि दबाने से जो गैस के वो जो है शेप साइज था, उसका वॉल्यूम था, वो सब कम हो गया, छोटे से उसमें आ जा रहा है। मतलब कि दाब का ही प्रभाव है कि वो अपना जो है थोड़े से एरिया में पूरे को गैस को वो कर दे रहे हैं। दाब बढ़ने से, तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दाब के बढ़ने से और तापमान के घटने से द्रव में बदल सकती है। इसका एक उदाहरण बुक में दिया गया है कि कैसे जो है कोई चीज द्रव में बदल सकती है। अगर आप दाब बढ़ा रहे हैं, ऊपर से तापमान घटा रहे हैं, तो गैस से द्रव में बदल सकती है। कई चीजें हैं जो द्रव में बदल जाती हैं, और इसमें एक उदाहरण और भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, जो कि तापमान जो है घटाने से और दाब बढ़ाने से किसमें बदल जाती है, ड्राई आइस में, मतलब कि शुष्क बर्फ में। वो लेकिन कब होता है, जब 1 एटमॉस्फेयर जो है उसका दाब होता है। 1 एटमॉस्फेयर जब दाब होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैस होती है, उसको जो है ठंडा करने पे और दाब के वजह से वो बन जाती है किसमें, शुष्क बर्फ में, ड्राई आइस। बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण की बात करेंगे तो एक निश्चित तापमान गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किस प्रकार होती है, मतलब कैसे वो अपना अपना जो है रूप बदलते रहते हैं, वो ऊर्जा की बात करेंगे कि उन कहाँ दिखती है। जैसे कि आप इसमें कई जो है उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। इस बात करेंगे। एक तो होती है सतह, दूसरे होता है तापमान, तीसरा होता है कि आर्द्रता। आर्द्रता की बात करेंगे, पहले सतह के बारे में जान लीजिए। सतह है, एक गिलास है, गिलास में अगर पानी है उसको अगर फर्श में गिरा देंगे, प्लेट में रख लीजिए और एक गिलास में रख लीजिए, दोनों को धूप में रख दीजिए, देखेंगे क्या, प्लेट का जो है, जो प्लेट में फैला हुआ पानी वो जल्दी सूख जाएगा, जो पानी बराबर मात्रा में लीजिए, लेकिन जो ग्लास में वो जल्दी नहीं सूखता। इससे क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा सतह होगा उसी के हिसाब से पानी ज़्यादा उड़ेगा, मतलब कि उतनी जल्दी पानी खत्म हो जाएगा। तापमान की बात करें, एक कमरे के एक गिलास पानी एक प्लेट में जो है डाल लीजिए, कमरे के अंदर एक प्लेट रख दीजिए, एक गिलास एक प्लेट में बाहर डाल धूप में रख दीजिए, देखेंगे कि कमरे का पानी नहीं पूरा खत्म हो पाएगा, लेकिन उससे पहले जो बाहर रखे हैं, धूप में रखे हैं, वो पानी उड़ जाएगा। मतलब कि तापमान बढ़ने से जो वाष्प जो है पानी जो
द्रव से गैस में जो बदलता है वो तापमान बढ़ने से भी उसमें फर्क पड़ता है। आर्द्रता की बात करेंगे, कपड़े फैलाते हैं। अगर बरसात का सीजन है तो गर्मी की से कंपेरिजन करेंगे तो देखेंगे गर्मी में कपड़े कहीं भी डाल दीजिए तुरंत सूख जाते हैं, लेकिन अगर वही ठंडी की बात करेंगे तो क्या होगा, वो वायु में क्या होती है, नमी होती है और जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। यही है क्या होती है, आर्द्रता। और बात करेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जैसे कि स्टोन जो है, नाखून जो पालिश, नाखून की पालिश हटाने वाली होती है, उसको अगर हथेली में रख लेते हैं तो क्या होते हैं, वो जल्दी से उड़ जाती है, लेकिन वो क्या करती है, अपने साथ जो है जो आसपास की हीट होती है उसको भी लेकर अपने साथ ले लेती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो पूरी तरह से ठंडक फीलिंग होती है। दूसरी बात आती है गर्मी में, जैसे छत किसी गर्म हो जाती है अपने आप को यानी कि ठंडी से गर्मी से बचाने के लिए वो क्या करेंगे कि पानी डाल देते हैं छत में, या तो बाहर छत जैसे दरवाजे के सामने डाल दिए पानी, तो आसपास जो है गर्मी होती है, जो जमीन गर्म होती है ठंडी हो जाती है, जिससे कि हमें ठंडक फील होती है। आगे बात करेंगे सूती कपड़े। सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। सूती कपड़े क्या होते हैं, गर्मियों में पसीना आता है, इसके बाद क्या होता है, जो पसीना होता है सूती कपड़े सोख लेते हैं और वो फिर उड़ जाता है भाप के रूप में। इसके बाद वो बाहर हमें क्या, जब उड़ जाएगा तो हमें ठंडक फीलिंग आती है। इसी तरह क्या होगा, बर्फी, जैसे कोई गिलास है बहुत, यानी बर्फ या बॉटल फ्रिज से निकाले, इसके बाद बाहर रख दिए और बहुत ठंडे हो जाते हैं, उसके बाहर देखेंगे कि पानी की बूंदें आ जाती है। क्या होता है, जो जलवाष्प होती हैं वो संघनित होकर पूरी तरह जल की बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो इसमें क्या है, द्रव है, द्रव को संघनन पर गैस जो है गैस बनता है, गैस को फिर क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, और ठंडा करने पर, और फिर ये क्या है, इसको फिर अगर देखेंगे तो ठोस को गर्म करने पर द्रव, द्रव को गर्म करने पर गैस, फिर इसको गैस को ठंडा करने पर सॉलिड। अगर कोई चीज़ ठोस से गैस में डायरेक्ट परिवर्तित हो रही है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और बात करेंगे जो पदार्थ के रूप में है, यहाँ पदार्थ को 5 अवस्थाओं के बारे में वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो होता है 5 अवस्थाओं के बारे में बात बताया, लेकिन इस चैप्टर में हम आपको 3 चीज़ों के बारे में बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आशा करते वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।